सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कसूर में 4 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुल्जिम पकड़ा गया, लेकिन एक और कहानी भी हमारे सामने है। इस पर आने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और मुझे लगता है कि जब इदारों में सियासत आ जाए या सियासत उस पर भारी पड़ जाए तो फिर इदारे अगर देखा जाए तो उनमें फिर दिमाग भी नहीं रहता। यही हो रहा है पाकिस्तान में। पहले सियासत पर आ जाए, इस वक्त क्या हो रहा है कि किसी ना किसी तरह हम ये हुकूमत को गिरा दें। जो इस वक्त हुकूमत है, सारा फोकस इस तरफ है कि मौलाना फजल रहमान साहब को हम मना लें कि अभी नहीं, कुछ आइंदा आप मौखर कर दें अपना एहतजाज। मौलाना साहब कहते हैं नहीं, मैंने बस किसी तरह से हुकूमत गिरानी है कि मुझे कोई बारी मिल जाए। उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग की ख्वाहिश भी यह है, लेकिन क्या करें कि अपने अंदर भी धड़ेबंदी, अपने अंदर भी सोच है कि जिस तरह सेनेट में हमारे पास मेजॉरिटी होते हुए भी इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, सुबकी हो गई और एक भरम था कि हमारे पास मेजॉरिटी अपोजिशन के पास, वो भी जाता रहा कि चेयरमैन सेनेट को ही हम हटा ना सके। तो अब अगर एहतजाज का हथियार अभी इस्तेमाल कर दिया, धरने का, जो आखिरी ऑप्शन हो सकता है, पहले ही साल में ये कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? बड़ी बेइज्जती होगी। शहबाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते, वो भी कह रहे हैं मनाया जाए मौलाना फजल रहमान को। पीपल्स पार्टी भी चाहती है मौलाना फजल रहमान को मनाया जाए। ये सब की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जो करने का काम है सियासतदानों का, कानून साजी, पार्लियामेंट का काम, आप आइन में देखें लिखा है कानून साजी है। सियासतदानों का काम है मुल्क को आगे लेकर जाना, ताकि ये जो 4 बच्चे जिस तरह से कत्ल हुए, उनके साथ ज्यादती की गई, ऐसे वाकयात ना हो सके। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं, उस कानून साजी की तरफ। और हुकूमत है तो वो रिफॉर्म्स की बात करती है, 1 कदम आगे 10 कदम पीछे भाग जाती है। इस पर भी आज हम बात करेंगे। देखिए, क्या ऑपोजिशन को नहीं चाहिए कि वो ये मामला उठाए कि आखिर हमारी पुलिस में क्या खराबी है कि ना पीपल्स पार्टी उसको ठीक कर सकी, ना नून लीग उसको ठीक कर सकी, और अब तक तहरीक इंसाफ भी उसमें नाकाम नजर आ रही है। यह शख्स जो अब गिरफ्तार हुआ है 4 बच्चों के कत्ल के बाद, मेरे हाथ में FIR की कॉपी है। 2011 में भी इसको पकड़ा गया था, यह गिरफ्तार हुआ था और इसी जुर्म में गिरफ्तार हुआ था कि एक बच्चे के साथ इसने ज्यादती की थी, मगर उस वक्त इसने बच्चे को कत्ल नहीं किया और ये पकड़ा गया और उसके बाद 5 साल की सजा हुई, लेकिन शायद 1.5 साल बाद ही ये जेल से छूट कर आ गया। और उसके बाद क्या होता है, 8 साल बाद ये 4 बच्चों को एक एक करके कत्ल कर देता है ज्यादती करने के बाद। तो क्या वो पुलिस इस जुर्म में बराबर की शरीक नहीं, जो ये देख ना सकी कि इसी इलाके में ये रहता है जहां से 4 बच्चे अगवा हुए? मुझ जैसा शख्स भी, अगर जो कोई अकलमंद बहुत नहीं, लेकिन अगर पुलिस में होता तो शायद 3-4 माह में बात सीख जाता कि अगर कोई जुर्म हुआ है तो पहले उसका रिकॉर्ड तो देख ले कि इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब कौन कौन लोग कर चुके हैं इस इलाके में। उनकी अगर वो छानबीन कर लेते, उसी थाने से कर लेते, तो शायद कई बच्चों की जान बच जाती, शायद ये शख्स बहुत पहले पकड़ा जाता। और फिर क्यों छूट गया ये 1.5 साल में? ये सब सवाल हैं जो सियासतदानों को उठाने चाहिए और उस पर कानून साजी करनी चाहिए, बजाय इसके कि ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, किस तरह से हमारी बारी क्यों नहीं आ जाती, हमारी बारी क्यों नहीं आ जाती, इस पर बात क्यों नहीं होती। आज हम ये सब बातें करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं, बाबर डोगर साहब से भी इस बारे में गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले आज के हम डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट। हर किसी को फिक्र है तो बस इक़्तिदार की फिक्र है, रिहाई की फिक्र है, अवाम की परवाह किसी को भी नहीं। असद खरल साहब, ये फैसला तो हो गया, नून लीग मानती है, पीपल्स पार्टी कहती है जी घर भेजना है हमने हुकूमत को, लेकिन फिर मौलाना के साथ उस तरह से आने को तैयार नहीं। वो कहते हैं जी मौखर करें, आगे ले जाए मामला। तो फिर आखिर मसला क्या है, क्यों मौलाना के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है? देखिए, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं मौलाना साहब, अब मुस्लिम लीग नून तो 2 वाज़े धड़ों में तकसीम हो चुकी है। जो पहले नंबर की क़यादत जो आज़ाद है, जो नवाज शरीफ साहब तो जारी वाले जेल में बैठे और ताहयात नायल है सज़ाओं के अलावा भी, वो तो हिस्सा ले नहीं सकते। उसके अलावा जितनी भी फ्रंट, यानी शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, ख्वाजा आसफ साहब बड़े हॉक्स थे, आपको पता है, हार्ड लाइनर थे, एहसन इकबाल साहब बड़े हार्ड लाइनर थे, और फिर उसके बाद राना तनवीर साहब, ये 3 लोग, इन लोगों ने बाकायदा जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कहते हैं कि हम
इस यानी जो हुकूमत के खात्मे की तो बातें कर रहे हैं, जो ट्रक की बत्ती है, लेकिन बेल आखिर दूसरी तरफ जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के आज़ादी मार्च में शामिल होने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि उन्हें पहले भी हमें मुंह की खानी पड़ी इसीयत के बावजूद सेनेट के हवाले से। तो अगर ये नाकाम हो गया तो हम कहाँ खड़े होंगे। लेकिन जो दूसरे दर्जे की क़यादत है उसके अंदर जो जवेल लतीफ़ साहब हैं, उसके अलावा मियाँ मिनान साहब हैं, ये दो बंदों के नाम आए, और नूरुल हसन साहब जो तनवीर साहब हैं, और मोहम्मद ज़ुबैर, ये कहते हैं जी हमें इख्तलाफ करते हो कि मसले की सियासत से पहले बहुत नुकसान उठा चुके हैं, अब हमें निकलना चाहिए। लेकिन अगली ईरान को बात सुने, वो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब और मुर्तज़ा जो जवेद अब्बासी साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर क़यादत ही ना निकली तो कारकुन आज़ादी मार्च में शमूलियत इख्तियार करे तो नून लीग कहाँ खड़ी होगी जी। अब मामला ये है उसामा साहब, मेरा ख्याल है वो कहते जो नज़र बैठा हुआ नहीं आता, अगर कोई आपको नहीं देख रहा तो उसको खड़े होकर भी दिखाने की इंतहाई बेवकूफ़ी वाली बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बैठ के भी दिखाया, बार बार शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे, बार बार दीगर रहनुमाओं के साथ बैठे, बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ बैठे, खड़े होकर भी दिखाया, भाग कर भी दिखाया, इशारे करके भी दिखाया कि कुछ नादीदा कूतें इसकी हमें हमायत कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं वो हमें हमायत कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा जी हुकूमत जाने वाली है और मेरे साथ मिल जाओ, ये जा रहे हैं, जो मेरी कश्ती में बैठ जाएगा वो इक़्तिदार में आ जाएगा। सारे लोगों को समझ आ गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि रिज्जत पसंदी और मजहबी कार्ड वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं जाना चाहते। एहसन इकबाल साहब डेंगी के नाम पे पतली गली से निकल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब निकल गए हैं। अब ये वो लोग हैं जो बात आज़ादी मार्च की नहीं करते। जो हॉक्स हैं सेंटर परवेज रशीद साहब, वो भी इलेक्शन की बात करते हैं। आसिफ करमानी साहब गायब हैं। मामला ये है कि मरियम साहिबा का जो बयानिया था, जो वजीर आजम साबिक मजूल जो है और जो नाहिल जारी बातें उनको हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो नाहिल भी कह सकते था या वो, क्योंकि नाम उनका नवाज शरीफ साहब है तो इसलिए नाहिल आजम उनको कहना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। तो इनकी जो बात थी, इनकी बात थी पीपल पार्टी साइड पे रख लेना। पीपल पार्टी तो पहले दिन से आगे बढ़े, बाबर डोगर साहब उस पर कर लेंगे थोड़ा सा, इस पे भी तो मामला ये है उसामा साहब कि नवाज शरीफ साहब पूरा जोर लगा बैठे हैं, मरियम साहिबा पूरा जोर लगा बैठी हैं, लेकिन ना तो सफ़े अव्वल की क़यादत इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। उसकी वजह यह है कि उनकी कमजोरियां हैं, उनको ये खौफ है कि कहीं हमारी जो सोलो डीलें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब तो ताहियात नाइल हो चुके, ये तो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, मां उनके तरले भी कर रही है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। लेकिन इतनी देखें, अपने रहनुमाओं को वो ये कहते तो जरूर हैं कि आप मेरे लिए मेरी तहरीक चलाएं, मुझे इलेक्शन से गर्ज नहीं है, जेल निकालने के लिए सजा याफ्ता है। लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। यानी इतने गुनाह आदमी, इतना डटाई वाली बात है कि आपने लोगों को डांट डपट करते रहे। नामूसे रिसालत और आज़ादी मार्च पर जो पर्चियां बांटते थे उससे इतने पैसे नहीं इकट्ठे हो सके, इसका मतलब है अभी उनको पैसे की जरूरत है। बाबर डोगर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला क्या है? वो कहते हैं जी मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना करें, लेकिन मौलाना साहब तो पहले ही वो छाप चुके हैं पर्चियां और वो चंदा इकट्ठा कर चुके हैं। और फिर अगर मजहबी कार्ड का मामला है तो फिर नवंबर का क्यों कह रहे हैं पीपल्स पार्टी भी और नून लीग के जी आगे ले जाएं और कि जी अपोजिशन को इकट्ठे होकर जो करना है करना चाहिए। तो कोई अजीब सी खिचड़ी पक रही है, समझ नहीं आ रही कि ये चाहते क्या है। नवंबर तक जाकर फिर भी साथ आ जाएंगे उसामा साहब, नवंबर चाहे दिसंबर चाहे जनवरी आ जाए या फरवरी आ जाए, इन्होंने मौलाना के आज़ादी मार्च में नहीं जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए। मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने शहबाज शरीफ से मीटिंग की। अच्छा, मैं अर्ज कर दूं, एक बहुत बड़े साफी हैं, वो कहते हैं जी मुझे सारी अंदर की खबर है, वो कहते हैं हर सूरत ये लोग जाएंगे। आप कह रहे हैं जाएंगे। सर मेरी बात सुन लें, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को तोते की तरह समझाया कि मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में हर सूरत में जाना है, उसके साथ हर सूरत में जाना है जी। और शहबाज शरीफ साहब उनकी हिदायत पर मौलाना से मिलने गए। उसके बाद उनसे कहा कि जी 30 तारीख को CEC की मीटिंग होगी, उसमें हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे। कुछ नहीं, CEC की मीटिंग गुजर गई। इसके बाद बजाय कि वो मौलाना फजलुर रहमान से कोई डेट सेटल करते, वो जाके बिलावल साहब के पास जाके बैठ गए हैं और बिलावल साहब से मुशावरत शुरू कर दी है। जो बिलावल साहब है वो तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो हैं
सिर्फ अखलाकी मदद करेंगे मौलाना की, हम अखलाकी तौर पर उनके साथ हैं। अब ये एक नई टर्म है कि जनाब अखलाकी तौर पर नजर नहीं आएंगे लेकिन होंगे आपके साथ, हमारे बंदे गायब होंगे लेकिन होंगे हम आपके साथ, हमारी हमदर्दियां होंगी आपके साथ लेकिन हम आपके साथ नहीं होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब बजाय कि अगर उन्होंने जाना होता तो वो मौलाना के पास जाके बैठते। वो शहबाज शरीफ, वो बिलावल जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे, जो एक दूसरे को वोट देना पसंद नहीं करते थे, आज आप देखें वो दोनों इकट्ठे हुए हैं। और दोनों इकट्ठे किस पे हुए हैं? कल भी मैंने आपने मुझे कहा था कल क्या होगा, कि मैंने कहा जी कल शहबाज शरीफ साहब बिलावल से सीखने जा रहे हैं कि वो ऐसा गुर बताएं कि हम मौलाना के साथ भी हों और ना भी हों। तो आज वो उन्होंने सीख लिया है। अब वो प्लेटफॉर्म आ गया है जनाब एपीसी का। एपीसी में मोहसिन तावड़ भी आएंगे, अली वजीर भी आएंगे, अचक जई साहब भी आएंगे और एक कोई नई डायरेक्शन निकाल लेंगे, कोई नई चीज निकाल लेंगे। इन्होंने वो तो मजहबी कार्ड के नहीं जाना, वो भी मजहबी कार्ड नहीं इस्तेमाल करने के हक में, मोहसिन दावड़ और अली वजीर और वो सर ये आजादी मार्च में इन्होंने जाना ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप देखिएगा कि ये जो एपीसी होगी उसमें कोई नई चीज सामने आएगी, उसमें आजादी मार्च की बात नहीं होगी। ये एक नया अकेले आएंगे, अटल है, कोई आए ना आए, मैं अकेला जाऊंगा, हमारे पास इतने फंडिंग है, इतने पैसे हैं, इतने लोग हैं। अभी तो ये भी बात हो रही है, यही लोग पहले बात कर रहे थे कि जी पहले जो एपीसी हुई उसके बाद जो उसका डिसीजन हुआ कि जनाब हम सेनेट में चेंज लेके आएंगे, उसका क्या बना? तो उस वक्त बात थी 12 बंदों की, अगर वो 42 बंदे भी होते तो वो भी पूरे करके देते। अब इशू है आजादी मार्च का, वो नहीं होना, आजादी मार्च नहीं होना, इन्होंने उसको नहीं सपोर्ट करना। शहबाज शरीफ साहब कभी भी आजादी मार्च में नहीं जाएंगे, बिलावल भुट्टो साहब कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन एक अजीब बात नहीं है बाबर साहब के, जो इमरान खान साहब ने कम मुत्तहिदा में जो मुलाकातें की, जो वहां पर तकरीर की, उसके बाद तो उनको हर कोई हटाना चाहता है। मोदी चाहता है इमरान खान यहाँ पर ना रहे। अब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी आपके सामने ही है, जैसे हैं बेहतरीन जा रहे हैं, उस पर मोदी चाहते हैं किस तरह से हुकूमत जाए, इंस्टेबिलिटी आए। उस तकरीर के बाद हॉलोकॉस्ट का जिक्र होना, बार बार ये कहना कि जी इतने 8000 यहूदी भी होते तो आप उनके साथ ये करते, इसराइल का जिस तरह जिक्र करना, उसके बाद इसराइल भी नहीं चाहता, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती, जो वहाँ पर जाकर उन्होंने खरी खरी सुना दी है कि सारा किया धरा ये दहशतगर्दी, ये माहौलियाती आलूदगी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो आप लोगों का है। उसके बाद तो इमरान खान को वो भी नहीं चाहते, यहाँ पर मौलाना साहब भी नहीं चाहते। ये कोई अजीब सी खिचड़ी नहीं पक गई कि जिनके खिलाफ मौलाना साहब कहते हैं जी उनके एजेंट हैं, ना वो चाह रहे हैं ना मौलाना साहब चाह रहे हैं कि इमरान खान रहे। अजीब बात साहब, बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, जो मुल्की हालात हैं, क्या इसमें आज़ादी मार्च जो पाकिस्तान अफोर्ड करता है? आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें। ऐसे वक्त में जब गवर्नमेंट को अपोजिशन की जरूरत है कि वो उसके साथ खड़ी हो, हम दुनिया को एक मैसेज दें, इमरान खान साहब दुनिया में तकरीरें करते फिर रहे हैं और उनको अपोजिशन की मदद की जरूरत है, उस वक्त अपोजिशन आज़ादी मार्च की बातें कर रही है। तो सर मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी कश्मीर के लिए आज़ादी, मैं आपको एक बात बता दूं, ना बिलावल भुट्टो मौलाना पे एतमाद करते हैं, ना शहबाज शरीफ मौलाना पे एतमाद करते, और ये दोनों और मौलाना इन दोनों पे एतमाद नहीं करते, और ये दोनों एक दूसरे पर भी एतमाद नहीं करते। तो क्या बात है, ऐसी सिचुएशन में कोई बंदा किसी पे एतमाद नहीं करता और हर बंदा अपने लिए कोई ना कोई फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मुझे एक बात बताया कि आजादी मार्च कैसे होगा? अच्छा, एतबार की बात हो गई है जी। एतबार क्या आपको इस हुकूमत पर है? क्या आपको आज, मैं समझता हूँ हमें ये खुद सोचना चाहिए दिलो दिमाग से, क्या हमें अपनी पुलिस पर एतमाद है? वो हमारी हिफाजत करेगी, कर रही है? अगर यही नहीं है तो फिर क्या है? अब पुलिस रिफॉर्म्स पर कल भी हमने बात की और पता चल रहा है कि हर सतह पर उस पर ही बात हो रही है। पुलिस डिपार्टमेंट भी हो, दीगर डिपार्टमेंट्स हों, तो कल के प्रोग्राम का किस्सा छिड़ चुका है। इस वक्त हर तरफ से हमें इस बारे में पैगामात आ रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि अब तो वज़ीर आज़म भी रुक गए हैं खरल साहब कि ये जो पुलिस रिफॉर्म्स वो ला रहे थे, अब वो कह रहे हैं अच्छा सोच लेते हैं, पुलिस की भी सुन लेते हैं। तो इसका मतलब है कि पुलिस का दबाव बहुत ज़्यादा है इस हुकूमत पर भी कि ठहर जाएं, हमने बहुत सोच समझ के रिफॉर्म्स लाना चाहे कि पुलिस को किसी तरह से कोई कंट्रोल, क्योंकि पुलिस तो इस तरह ठीक नहीं हो रही, कोई और तरीका लाया जाए। पुलिस को कोई और तरीका मंजूर नहीं है, वो अपने ही तजावीज़ चाहते हैं कि हम जो तजावीज़ देंगे वही चलेगा। देखिए उसामा साहब, वफाक में भी हुकूमत पीटीआई की है, पंजाब में भी हुकूमत पीटीआई की है। इमरान खान साहब ने जो 3 सितंबर की मीटिंग की थी, जो 13 सितंबर में, उसके अंदर उन्होंने खास उनको ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें पुलिस पंजाब के ना आईजी थे ना और बंदा था। अच्छा, उसमें एक ब्यूरोक्रेट ने उनको ब्रीफिंग दे दी।
उसके बाद एक मीटिंग होती है 27 को, उनसे आने से पहले खुफिया वारदात के जरिए एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की गई। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब को जब कल आईजी साहब ने बताया जाके, या बाकी जो पार्टिसिपेंट ने बताया, और उससे पहले जब इमरान खान साहब लाहौर आए थे तो 40 मिनट उस हवाले से भी बताया। मैं सिर्फ एक बात बताऊं, आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात होनी थी। मामला यह है कि पुलिस का दबाव क्यों नहीं हुई? सुन ले, क्यों नहीं मैं हुई? इस पे बात कर, अगर फैसला हो गया था, अच्छा कुछ मैं आपको बता तो रहा हूं, सुन ले कितना बड़ी एक वारदात करने लगे थे, कितना बड़ा एक अदलिया से एक मुतसादम। पहली तो बात यह है, पुलिस आर्डर 2002 आया, उसके बाद अमेंडेड आया 2013 में। 2017 का पुलिस जो ऑर्डर है अमेंडेड, वो होम डिपार्टमेंट पंजाब में पड़ा हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात, 1 अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में पहले हो रही है। सुन ले, डॉक्यूमेंट सुन ले, देखिए आया नहीं, ये खिलाफवर्जी पहले शुरू हुई है। ये स्क्रीन पे दिखाएं जी उसामा साहब, ये हो क्या रहा है, स्क्रीन पे दिखाएं जी, पुलिस रिफॉर्म वे फॉरवर्ड। अब ये तमाम सूबों के आईजी, इस्लामाबाद के आईजी, ये एक पुलिस रिफॉर्म द वे फॉरवर्ड, ये अगस्त 2018 में, अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में, और वहां साइड से मैंने उठाया ये सारा ड्राफ्ट। अच्छा, 308 सफात पर मुश्तमिल है जी जी। इसमें तमाम सूबों की पुलिस के आईजी से, दीगर स्टेक होल्डर से, आईजी इस्लामाबाद से इनपुट ली गई। ठीक, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सदारत की, जस्टिस आसफ सईद कोसा साहब, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर उनको अथॉरिटी माना जाता है, उन्होंने ये सारी चीजें, वहां पे एक बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ, उसके अंदर उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब ने भी क्या हुआ इसका? हुआ क्या जी, उसके अंदर बकायदा उन्होंने मॉडल पुलिस लॉ पार्ट 1 और पुलिस अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल मैटर्स, ये एक चीज इसके अंदर बनाई, और लॉ जस्टिस कमीशन को ये भेजा गया ड्राफ्ट कि इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किया जाए, क्योंकि इससे अच्छा, क्योंकि जस्टिस आसफ सईद हुकूमत इस पर नहीं कर रही, इसको नहीं देख रही, उसको पता ही नहीं हुकूमत को, उनको किसी ने बताया ही नहीं। हुकूमत ने क्या किया, इनके एक दोस्त हैं ब्यूरोक्रेट डोगर साहब के, अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं देखना गवारा किया कि जब इंडिपेंडेंट कमीशन यूके के 2002 का जो चरबा उतार रहे हैं, को फुल स्टॉप कॉमान नुक्ता ही चेंज कर ले, उसमें इतना तो बात कर ले। अगर आपने वही बनाना है, उसका चरबा ही करना है, और इमरान खान साहब ने यही तो बात की कि मैंने कहा था केपी के मॉडल पुलिस मजीद खुद मुख्तार, सियासी दबाव से पाक, अब इस पर सोच रहे हैं इदारा, आपने उसको गुलाम बना दिया कि वहां पे फेल हो रहा है। बाबर साहब सारा किया धरा आपके एक दोस्त अफसर का है। बाबर साहब एक बड़ा इल्जाम आ गया आप पर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि आपके एक दोस्त हैं, एक सरकारी अफसर, उनका किया धरा है सारा कि उन्होंने एक कॉपी पेस्ट किया बार इन्होंने बताया है। तो मेरा ये इशू नहीं है, और है वो मेरा ये इशू नहीं है कि पुलिस पे ओवरसाइट डीएमजी की हो, किसकी नहीं हो। मेरा तो इससे मैं ये मुझे मैं ना ये ना इस ड्राफ्ट से इशू है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में आएगा सर, उन्होंने फैसला नहीं दिया, और ये आइन और कानून से मुर्सादम है, ये कोई फैसला नहीं है ना, ये फैसला नहीं है यार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये फैसला तो है फैसला यार, ये तो कोर्ट ने एक भेजा मॉडल, उस पे स्टडी होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो ये तो नहीं है ना यार, इसको भी छोड़ देते हैं आप। 22A और 22B की पावर जो डेलीगेट करता है हाई कोर्ट सेशन जज को, वो डीसी को दे सकते हैं ऑर्डिनेंस के जरिए। मेरी एक बात, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव अलग हो चुकी है। अब मेरी एक, ये तो कारी जरब लगा रहे हैं, मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात आ गया सर, आप पुलिस के बहुत बड़े आप हैंडल करने जा रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें लोगों को ये जो अभी आज का केस है, अब इसमें अगर सिर्फ इतना देख ले कि सुहेल शहजाद 11/1/2011 को 21/1/2011 को उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है जी, कॉपी मेरे पास। राना टाउन चूनिया का वो रहायशी है, 5 बच्चों के साथ वो ज्यादती करता है, उनको मर्डर करता है। पहले 2 बच्चों को मारता है अगस्त को, शायद 12 अगस्त, और 12 दिन के बाद 23 अगस्त, और 1 महीने के बाद सितंबर में। उसके खिलाफ उनके पेरेंट्स जो हैं वो जाते हैं पुलिस के पास जी। 2-3 नहीं 5 वाक़ई होते हैं 3 महीनों के अंदर। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जिसपे FIR है, उसी राना टाउन का रहने वाला, उनका मोहल्लेदार है, पुलिस सोई हुई थी। मुझे एक बात है, क्या ये पुलिस आपको चाहिए क्या? और उसके बाद आप देखें DPO कौन है, DPO साहब जो है अब्दुल गफार कैसरानी, वो DG खान से है,
जिसको उस्मान बुज़दार साहब ने अपॉइंट किया है, ये वो बंदा जिसको गुजरात से इसलिए उतारा गया कि वहां पर ये कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ था और करप्शन में इन्वॉल्व था। वो एक कबाऊ पुत्र था जिसको यहाँ पर लाकर लगा दिया गया। सारी पुलिस को इसमें गलत कह देंगे हम तो अगर पॉलिटिकल साहब को शाबाश दे दी इमरान खान साहब ने। अब मुझे एक बात बताएं, वो जो बेचारा जुडिशियल कस्टडी में जो 5-7 बंदे मारे गए हैं, वो मैंने मारे हैं या आपने मारे हैं या वो किसने मारे हैं? सर हर SHO ने टॉर्चर सेल बनाया हुआ है। आप जरा थाने जाकर तो देखें, वहां पर अगर आप जाकर आप FIR दर्ज करवा तो मुझे पकड़वा लिए। जिन बच्चों के, जिन वालिदैन के बच्चे अगवा हुए हैं, 15-15 दिन अगर उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही तो फिर मैं किससे जाके अपना इंसाफ तलाश करूं? मुझे हैरानगी है कि यहाँ पर लड़ाइयाँ ये हो रही है कि एक सवाल है, DC के नीचे आने पे मैं रिजाइन कर दूंगा। यहाँ पे हजारों लोग मर रहे हैं, उस पर तो किसी की जरूरत नहीं आई कि जिम्मेदारी लेता और रिजाइन करता। यार ये इंसान नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं जिनको आप जोर जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं। मुझे नहीं पता DC के अंदर आता है, कमिश्नर के अंदर आता है, CM के अंदर आता है। मेरे लोगों को इंसाफ चाहिए और ये पुलिस इंसाफ देने में अभी तक आज की डेट तक एक बंदा जो है उसको अरेस्ट नहीं किया गया, एक पुलिस वाले को सजा नहीं हो सकी। ये सिस्टम है यार, 5 बच्चे मर गए यार, इतने लोग जो है वो बेगुनाह जो है उनको जुडिशियल कस्टडी में मार दिया गया और आप ये कह रहे कि यार मुझे IG कहता कि जी मैं रिजाइन कर दूंगा। यार उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं किया जब ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे? यार नहीं किया। अजीब बात है, मुझे तो इससे कोई गर्ज ही नहीं है किसके अंडर आती है। ब्रेक से पहले मुझे मेरा सारी बातें ठीक है कि ये पुलिसिंग काम नहीं कर रही, ये नहीं चल सकती। जब तक पुलिस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा उस वक्त तक पुलिस बुज़दार साहब का हुआ है ना, DPO लगाया उन्होंने और उसी DPO को, मुल्जम DPO को उसी JIT के सरबराह बनाया जो मुल्जम है, जो कब्जा ग्रुप है पूरी पुलिस। यार IG क्या कर रहे थे? सवाल ये है IG ने क्या किया? SHO को सस्पेंड किया, को तब्दील करना नहीं किया या वज़ीर आज़म ने किया? को तब्दील करना पहला फोरम IG पंजाब था, IG को एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। DPO को लेना चाहिए था, इंस्पेक्टर को लेना चाहिए था। DPO ने नहीं किया तो सुपरवाइजर बैठा है। आप ये कह रहे हैं कि IG एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। वज़ीर आला ने जिस बंदे को लगाया, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया, क्यों नहीं कर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। सर एक सेकंड सर, ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद में आज बात होगी कि नैब क्या करने जा रहा है, किन बड़े और लोगों के नाम नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो मौजूदा सिस्टम है इस वक्त पुलिस का, ये नहीं मजीद चल सकता। हम मजीद बच्चों का कत्ल, ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तब्दीली इस तरफ भी आ जाए कि शायद उसी से बेहतरी आ जाए। आप एक्सपेरिमेंट समझ के ही तजर्बा करने के लिए ही कोई तजर्बा तो करके देखें, वो नाकाम होगा फिर कुछ और करके देखें। जो इतने सालों से हो रहा है, ना शहबाज शरीफ ने ठीक किया, ना पीपल्स पार्टी ने, तो फिर ये नहीं ठीक हो सकती पुलिस इस तरह से। तो कुछ ना कुछ करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं और कितनी माओं की गोद उजड़ जाएगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं उसी खबर की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने टेलीफोनिक रब्ता किया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से और उनको मुबारकबाद दी है, उनको भी और IG को भी, कि ये मामला चुनिया में जो सानिया हुआ इसको उन्होंने हल किया और मुजरिम तक पहुंचे हैं, मुलजिम गिरफ्तार है। लेकिन मेरा सवाल ये है खरल साहब कि अगर जब ये पहला वाकया हुआ, जब बच्चा अगवा हुआ, 12 अगस्त वो तारीख थी, अगर उसी वक्त जिस FIR का बार बार हम हवाला दे रहे हैं इस प्रोग्राम में 2011 की है, इसी मुलजिम पर थी जब, और यही था कि इसने एक बच्चे के साथ ज्यादती की, उसमें ये जेल भी गया। अगर पहले बच्चे के अगवा के बाद तलाश किया जाता कि इस मोहल्ले में कौन कौन ऐसा शख्स है जो इस तरह के जराइम में मुलव्विस रहा है, मुलव्विस हो सकता है, तो शायद ये वाहिद शख्स होता। और फिर उसके बाद 4 बच्चों की जान, या वो बच्चा जो अगवा हुआ था इससे पहले कि उसको कत्ल करता, उसकी भी जान बच सकती थी। उसी 12 अगस्त को अगर पुलिस हरकत में आती, सिर्फ अपना रिकॉर्ड चेक कर लेती और उस शख्स को जाकर गिरफ्तार कर लेती, उससे तफ्तीश करती, तो क्या आज वो बच्चे जिंदा ना होते? और फिर वो पुलिस, वो पूरा थाना, उसका हर पुलिस एहलकार, वहां का DSP हो, SP हो, DPO हो, हत्ता कि मैं समझता हूं उस्मान बुज़दार साहब भी, क्या वो सब जिम्मेदार नहीं है इन बच्चों के कत्ल के? करल साहब बिल्कुल, लेकिन दूसरी इसका सवाल जो है ना, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। जब वज़ीर आला पंजाब एक चुन के एक करप्ट और जो सरगना कब्जा ग्रुप का एक अपने बंदे को, नाहल आदमी को, करप्ट को लाएंगे कसूर में,
और वो एसएचओ से जो खुद पैसे दे के लगे, जिस तरह लगेगा चेता होगा, वो एसएचओ से भी पैसे इकट्ठे करेगा। और आगे फील्ड के जो आपके सब इंस्पेक्टर एएसआई जो आप कह रहे हैं 12 अगस्त को पहला हुआ, 23 अगस्त को हुआ, फिर 16 सितंबर का लास्ट जो बच्चा था, 17 सितंबर को उसकी डेड बॉडी मिली, 2 के स्कल मिले। जिसमें पैसा आएगा सिर्फ उसकी मुझे सिर्फ बात बताएं, बच्चा अगवा हो जाए तो पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस कुछ करती नहीं है। जो फील्ड फार्मेशन के बदकिस्मती है, चंद गंदे अंडे जो आईओज हैं, जो फील्ड के अंदर बैठे हुए हैं, उनका प्रायोरिटी क्या है? वो मुकदमा जिसके अंदर इनको मुलजम की तरफ से पैसे, मुद्दई पार्टी की तरफ से पैसे मिलते हैं। ये क्या था? एक तो इसके आरपीओ जो रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा रेंज है, सुहेल हबीब ताजर को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, हमारे इंटेलिजेंस इदारों को क्रेडिट देना पड़ेगा, स्पेशल ब्रांच को, आईएसआई को, एमआई को, आईबी को, सारे इदारे इसमें आए हैं और वो बैठे रहे वहां पे चौने डाल के। आप कह रहे हैं लेकिन पहले आईओ, आपके एसएचओ, आपके डीपीओ जो पोलिटिसाइज थे, जिनकी अपनी तमाम नफसानी के लिए काम कर रहे थे, अच्छा। तो वो इस बच्चे का रिकॉर्ड अब देखें। आप क्या हुआ, 26,2051 जो लोग हैं वहां पे उनका सर्वे किया गया। अच्छा। 4,684 हाउसेस को सर्च किया गया, 1734 लोगों का डीएनए किया गया, 904 रिक्शा ड्राइवर जो है उनको एनालाइज किया गया, प्रोफाइल चेक किया, 8,360 सेल्फ उनका डाटा लिया गया और इंटेरोगेशन की गई 3,117 को। जारी बात है टाइम ले, लेकिन एक्चुअल मुलजम पकड़ा गया और ये रिक्शा चलाता था उसामा साहब, वालिद इसका मजदूरी करता है। 2011 में जब पकड़ा गया, आपने बताया बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही 5 साल इसको सजा हुई, 1.5 साल ये बाद आ गया, चाइल्ड अब्यूज का था। हमेशा पीछे भी देख ले, मुजरम जो भी होता है छोटे जुर्म को छुपाने के लिए हमेशा संगीन जुर्म करता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है और सबसे नाइली बड़ी है कि वो थाने का सब इंस्पेक्टर, वो आईओ कहां खामोश रहा, जिसने 2011 में मुकदमा दर्ज किया। साहब ये पुलिस का क्या कल्चर है? ये पुलिस क्या अगर कैसे देंगे? यानी अगर अगर खुदा ना खास्ता किसी का बच्चा अगवा होता है, अल्लाह ना करे कभी भी किसी के ऊपर ऐसा वक्त आए, तो वो जाकर कोई पहले पैसों का इंतजाम करे कि ये पैसा ले ले और इस पर कोई कार्रवाई करें, वरना नहीं होगा। आईओ को टांगना चाहिए। 2011 वाले नहीं, खजा अब्दुल गफ्फार कहरानी साहब से जब ये पूछा गया कि जब आपके नोटिस में ये सारी चीजें आ गई कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई हैं, तो फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी कि मैंने वहाँ के एसएचओ को बुलवाया। ये डीपीओ थे? जी डीपीओ थे। उन्होंने कहा जी मैंने उसकी सर्जनिश की। उनसे पूछा गया कि आपने सिर्फ सर्जनिश की एक एसएचओ की जिसके इलाके से 5 बच्चे अगवा हुए और बाद में उनका मर्डर हो गया, क्या आपने थाने में जाकर विजिट करने की जहमत नहीं की? क्या आपने वहाँ जाकर एफआईआर का मुतालिया नहीं किया? क्या आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि एफआईआर डिले क्यों हो रही हैं, उसका पैटर्न एक जैसा क्यों आ रहा है? कि उससे पूछा गया डीपीओ जो है वो बाइंड है अंडर द लॉ के वो हर थाने का इंडिविजुअली इंस्पेक्शन करे, एफआईआर को देखे, पलंदरे देखे, लेकिन कुछ नहीं। तो मेरे नजदीक सबसे इसका जो जिम्मेदार है वो डीपीओ कसूर अब्दुल गफ्फार कहरानी और दूसरा ये आईओ। ये तो जाए सारे, ये तो जाएंगे। देखें 2011 के अंदर वकूआ होता है उसामा साहब। एक और अहम चीज है, वो जब लास्ट जैनब मर्डर केस हुआ था तो उस वक्त एजेंसी ने उसकी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी। उसमें उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी वजूहात को मेंशन किया था कि जिस तरह से लाहौर पे फोकस किया गया, अरबों खरबों रुपया लाहौर पे लुटा दिया गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो थे उनको वहाँ पर पैसा ही खर्च नहीं किया गया। वहाँ पर किसी कोई एजुकेशन की चीज़ें का कोई सिलसिला नहीं है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। तो लेकिन डॉक्टर साहब इस लोगों को पसमानदा रखा गया है। अब डेवलपमेंट का जिनसी ज्यादती से और कत्ल से क्या ताल्लुक है सर? ऐसी बात ना करें ना नफ्सियाती, ये नफ्सियाती सर आपने अंडर डेवलप रखा है मरीज है खरल साहब, आपने अंडर डेवलप रखा है, आपने वहां पे एजुकेशन नहीं आने दी, वहां पर एंटरटेनमेंट नहीं आने दी। ठीक, अच्छा अब खरल कहानी का वक्त है और आज खरल कहानी में है कि नैब अब किसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला है, तो बड़े बड़े नाम कुछ और सामने आ रहे हैं। जी खरल साहब, एक तो ये है कि चेयरमैन नैब, मेरा ख्याल है अब जब मैं बात कर रहा हूँ या तो वो पहुंच चुके होंगे या पहुंच जाएंगे कुछ देर, आज ही समझे कि क्योंकि रात 12 बजे तक या सुबह, क्योंकि सुबह उन्होंने नैब ऑफिस, आज अभी तक जो शेड्यूल है नैब पंजाब ऑफिस का दौरा करना है, मीटिंग्स करनी है और इंतहाई अहम जो मेगा करप्शन केसेस हैं उसके हवाले से कुछ बड़े फैसले होने हैं।
कुछ वारंट पे साइन हो चुके हैं और कुछ वारंट ऑफ अरेस्ट जो है उनके ऊपर साइंस होने हैं। इसी तरीके से नैब कराची के अंदर, नैब सक्खर के हवाले से, नैब पंजाब के हवाले से, नैब रावलपिंडी के हवाले से जो आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां होने वाली हैं और जो इंक्वायरियां हो रही हैं उस हवाले से एक तो मैं आपको बता दूं, एक तो आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसका मीटिंग भी हुई चेयरमैन साहब के इजलास में, जो बोर्ड की दवाओं की कीमत में इजाफे के हवाले से साबिक वफाकी वज़ीर सेहत जो है आमर कियानी साहब, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी जो है इसका फैसला हो गया है। आमर कियानी के खिलाफ अब इंक्वायरी जो है नैब रावलपिंडी करेगा। LNG केस में अहम पेशरफ जो सामने आई है उसमें भी नैब ने रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है और एंग्रो के हवाले से जो चेयरमैन हुसैन दाऊद हैं उनको भी नैब रावलपिंडी ने 8 अक्टूबर को तलब कर लिया है। फिर उसके बाद जो टर्मिनल है उसकी दस्तावेज़ात भी उन्होंने साथ लाने की बात की है। उस्मान बुज़दार साहब CM पंजाब, आपने इस पर कोई अच्छा, उसके बाद आ गए सईद मेहदी साहब, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ और SNGPL के भी बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और एडमोर और बहुत सारी चीजें उनके ऊपर के वो चेयरमैन हैं। आगे अच्छा, आसफ जरदारी साहब के बरादर निस्बती फजलुल्लाह पीचो साहब जो डॉक्टर अजरा फजल जो अभी सेठ वज़ीर सेहत सिंध है उनके शौहर हैं, उनके हवाले से खुर्शीद शाह साहब के कुछ मजीद फ्रंटमैन जो हैं उनके नाम सामने और गिरफ्तारियां भी होंगी। राना सनाउल्लाह के बाद शहबाज शरीफ के चहेते एक साबिक वजीर अब नैब के रडार पे आ गए हैं। शहबाज शरीफ का के चहेते जो किचन कैबिनेट थी 5 प्यारे हैं, एक और ब्यूरोक्रेट साबिक सेक्रेटरी सेहत अली जान, बहुत सारे अहम महकमों को भी रहे हैं, उनके ऊपर भी नैब ने दायरा लगा दिया है। मियां मनशा के मामले में नैब और FBR खामोश क्यों हैं? MCB की गैर कानूनी निजकारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी हैं। नैब रावलपिंडी के अंदर इसके पेंडिंग मामला है। मियां मनशा साहब कुछ दफ़ा पेश भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान हो चुके हैं। सर्द खाने में केस क्यों है, इसका नैब के चेयरमैन को जवाब देना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट को भी और मुझे भी और कौम को भी। फिर उसके बाद 9 अरब से जायद मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का FBR का नोटिस मियां मनशा और उसकी फैमिली को जो सेंट जेम्स होटल का, वो कहाँ गुम हो गया? चेयरमैन FBR शब्बर जारी साहब, आप उनके नुमाइंदे जरूर रहे हैं, आपने जाल सारियां 476 की पर्जनियां MCB और नजम कुरैशी के केस में की हैं, मेरे पास दस्तावेज सबूत हैं। लेकिन नशार चूनिया में नेपरा का अफसर तो पकड़ा जाता है, लेकिन बेनिफिशियरी मियां मनशा है, वो कब शिकंजे में आएगा? हम बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने मुल्क लूटा है, अरबों रुपए की करप्शन की है, क्या वो मुअज्जिन है? क्या उनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए? DG खान सीमेंट में यकीन दहानी पूरी नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की मैं बात कर रहा हूं, आपको 10 करोड़ जुर्माना हो चुका है। आज 3 रुकनी बेंच जो उनके रिमार्क्स हैं। DG सीमेंट में एयर कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं लगा? सुप्रीम कोर्ट मेगा करप्शन स्कैंडल जो है इसके अंदर उसामा साहब बड़े बड़े मुल्ज़मान जो है, ये तो चंद देख के मैं नाम लिए, टाइम थोड़ा है, खरल कहानियों में आगे लोगों के नाम आएंगे। दस्तखत हो चुके हैं, बहुत सारे नामों के स्टॉप लिस्ट में नाम आ चुके हैं। ECL में तो चूंकि बाद में आएंगे, ब्लैक लिस्ट में एक तो पहले जो केस है ना वो भी कोई अंजाम को जल्दी पहुंचे, तो फिर ये नए केस भी आए। क्या नैब का इदारा इतने केसेस का वजन उठा सकता है? बाबर डोगर साहब, उसामा साहब, अभी खल साहब ने उस्मान बुज़दार साहब की बात की है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि उस्मान बुज़दार साहब के सेक्रेटरीट में उनके अपने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने डिफेंस में 12.5 करोड़ रुपए का एक प्लाजा, कमर्शियल प्लाजा खरीदा है इन्हीं दिनों में। मैं आपको इन्हीं दिनों में एक कमर्शियल प्लाजा खरीदा है। तो अगर नैब इसको भी देख ले तो कि किस तरह से जो ऑफिसर्स हैं इस गवर्नमेंट में, तब्दीली की गवर्नमेंट में, वो इतने इतने महंगे प्लाजे खरीद रहे हैं, और इसके बावजूद के पिछले दिनों के ब्यूरोक्रेट जिस तरह खल साहब ने कहा अली जान और ये वो, इसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहे, पीछे से सबक नहीं सीख रहे और धड़ाधड़ जो है वो माल बना रहे। करप्शन का सीखेगा या इनकम टैक्स FBR देखेगा, इतने पैसे कहां से आ गए सरकारी अफसर के पास? अब सुन ले, करप्शन का सबक बुज़दार साहब ने सीख लिया, बाकी कुछ सीखे ना सीखे। क्यों? ये जो बात डोगर साहब ने की है ना, 12.5 करोड़ का जो कमर्शियल प्लाजे की बात की है, डोगर साहब जब उस ब्यूरोक्रेट के सामने बैठ के CM साहब को वही बंदा अगर 40 करोड़ का मुख्तलिफ तरीके से उसको बेनिफिट दे रहा है, प्लाटों की शक्ल में, घरों की शक्ल में, फार्म हाउसेज की शक्ल में, कसूर में, लाहौर में, और उसके फ्रंटमैन जो सारी रेल पेल हो रही है, तो क्यों नहीं वो लेगा? अगर आज चीमा की करप्शन के बारे में
आज चीमा की करप्शन के बस गुलाम ये साहब ने मेरा बताया ख्याल है, कि एक शहबाज अभी शरीफ को तक वही पता मकसद था, चल रहा है। तो वो क्यों खामोश था? इक़्तिदार में क्योंकि आओ, वो रिश्तेदार थे। इक़्तिदार में फवाद आओ, हसन पैसा फवाद- बनाओ। कल क्या होगा बाबर डोगर साहब? कल समझ साहब कल फिर नैब की पेशी है, उसमें शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद उनके बेटे हमजा शहबाज और मरीम नवाज जाएंगी। तो शहबाज शरीफ तो मेरा ख्याल है कि वो इस्लामाबाद है, वो तो नहीं आएंगे क्योंकि उनकी कमर दर्द अचानक शुरू हो जाती है। वो अभी ऑटो तो पे मिले लगी हैं क्या? हुई है। अभी तो अच्छे खासे अभी तो मिले हैं बिलावल से। सर वो ऑटो पे लगी हुई है, जब वो नैब बुलाती है तो दर्द होना शुरू हो जाती है, अदरवाइज वो ठीक हो जाती है। वैसे देखे वो इस्लामाबाद भी जा रहे हैं, फजल रहमान साहब से मुलाकात करते हैं। जब मियाँ साहब का प्रेशर आता है तो दर्द ठीक हो जाती है, जब प्रेशर नहीं होता तो फजल रहमान साहब उनसे मिलना चाह रहे होते हैं तो दर्द ऑटो पे चौंका पड़ी होती है, वो दर्द उठ जाती है। तो बाकी मेरा ख्याल है कि जुडिशल पे वापस जाएंगे। खरल साहब, वीडियो स्कैंडल, जो जज वीडियो स्कैंडल है, उसके हवाले से जिन 3 मुलजमों को 3 अहम किरदार जो थे उनको, जो मुतलका जज साहबा थी शाइस्ता कुंडी साहबा, उनके पास जब ये नैब 3 को बेगुनाह करके डिस्चार्ज करके, उसमें वो जो नासिर जंजुआ हैं जो नासिर, और एक वो मियाँ तारिक पता नहीं और तीसरा और बंदा जो खुरम यूसुफ, इनको बेगुनाह के लिए ले गए थे और उन्होंने इनकार कर दिया था किसी और जज से एग्जामिनेट करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न। और उसके बाद उन्होंने लॉ जस्टिस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जज साहब ने लिख दिया है कि ये मैलाफाइडी हुई है। 3 बंदे जो अहम किरदार थे उनके बयान नहीं कलमबंद किए गए। बड़े लोगों को कौन बचा रहा है? आज भी कोई सहूलतकार बैठे हुए हैं। चले देखें क्या होता है जनाब। कल जो आज मुलाकात हुई है उसके बाद अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि मौलाना साहब को मनाया जाए कि मौलाना साहब ना करो, बड़ी बेइज्जती होनी है, बड़ा मसला हो जाना है। तो लेकिन मौलाना साहब नहीं मानेंगे कि जी वो कह रहे हैं अब मैं कह चुका हूँ, पैसे भी पकड़ लिए हैं, अब वो इतना चंदा इकट्ठा कर लिया है तो वरना अपने लोग ही नहीं छोड़ेंगे कि वो पैसे मार्च के किधर गए, वो उसका हिसाब किताब किधर से होगा, ऑडिट ना बैठ जाए तो मौलाना साहब नहीं मानेंगे। ये कल की खबर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।